नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्री के पिछले 30 वर्षों के पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ में इस चैनल के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं और इस क्रम में अब तक 15 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। और आप सभी को पता है कि हर पेपर में हम 100 से अधिक प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करते हैं। ये 16वां पेपर है और मेरा ये मानना है कि आपकी आगामी 2 परीक्षाएं जैसे कि आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस प्री, तो दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से इन दोनों पेपर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इस सीरीज़ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, और हमेशा की तरह एक चीज़ और कि जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के नीचे न दिखे तो आप ये मान करके चलेंगे जो 15 पेपर अब तक हो चुके हैं उसमें उस प्रश्न के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं। सिंधु संस्कृति के बाद में या सिंधु सभ्यता के बाद में विकसित होने वाली नई सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, तो उसको ही आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है आदर्श व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्य रूप से वेदों में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आर्यों की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कोई मानता है कि आर्यों का जो उत्पत्ति उत्पत्ति थी या आर्यों का जो आगमन हुआ था वो तिब्बत क्षेत्र से हुआ था, कोई मानता है यूरोप से आए थे, कोई मानता है आल्प्स पर्वत के पास से जो है इनका आगमन हुआ था। तो अलग अलग सभी के मत हैं, तो वो मत भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, वहीं से जो है भारत में आए थे। दयानंद सरस्वती इस क्रम में ये मानते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। संपूर्णानंद मानते हैं ये आल्प्स पर्वत के पास से आए थे। मैक्स मूलर इनको मध्य एशिया का मानता है। विलियम जोन्स इनको यूरोपवासी मानते हैं। पी गेल्स के द्वारा ये कहा गया है कि ये हंगरी से आए थे। मेयर, कीथ, ओल्डरबनबर्ग जो है ये मानते हैं ये पामीर के पठार से आए थे। और अविनाश चंद्र जो इतिहासकार हैं ये मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास क्षेत्र जो था वो सप्त सैंधव क्षेत्र था, मतलब 7 नदियों का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं पतंजलि। और इसके अलावा जितने भी फिलोसफी की शाखाएं हैं, फिलोसफी की ब्रांच हैं या दर्शन हैं, उनके बारे में मैं आपको प्रीवियस पेपर्स में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। योग दर्शन तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है क्योंकि प्रश्न है सेकंड नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। इसके अलावा भी बहुत सारी फिलोसफी की ब्रांचेज हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वे सारी चीज़ें हम पहले पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आप पहली बार इस पेपर को देख रहे होंगे तो यहाँ से न देख करके आप स्टार्टिंग से पहले पेपर से देखना स्टार्ट किए। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर लगातार प्रोवाइड कराता ही जा रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूँगा, तो वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करते चलें। साथ ही साथ पेपर नंबर 1 से लेकर के मैंने लगातार सभी पेपर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि आपको रिवीजन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। थर्ड क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण से वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो वही अजातशत्रु था। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मगध में 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व तक किस वंश का शासन रहा था? हर्यक वंश का। और हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता मतलब पिता को मारने वाला। तो इसमें एक तरह से आप देखेंगे जब 2-3 शासकों के बारे में आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग के, तो आपको पता चलेगा कि राज्य के लिए बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, तो इस वजह से इस वंश को पितृहंता वंश का नाम भी दे दिया जाता है। इस वंश का संस्थापक था हर्यक वंश का बिंबिसार। ठीक है, और इसे जैन साहित्य में शृणिक भी कहा गया है। ये शृणिक वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, तो इस पर ध्यान देंगे थोड़ा। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था और जैन लिटरेचर में इसको शृणिक के नाम से जाना गया है। बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु ये गद्दी पर बैठा था। शासनकाल इसका 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था और फिर इसकी हत्या भी उदयन ने कर दी थी। यानी हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हो गया। बिंबिसार की हत्या किसने करी? इसके पुत्र अजातशत्रु ने। फिर अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र ने कर दी, उदयन ने। ठीक है, उदयन ने ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित की थी। पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक जो पटना है वही पाटलिपुत्र कहलाती थी पुराने समय में। मनुस्मृति का जो संबंध है वो किससे है? मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित एक ग्रंथ है। इसको देखते हैं। मनुस्मृति की मूल रचना ये किस काल में हुई? ये शुंग काल में हुई थी। ठीक है, ये मौर्योत्तर काल का ही एक वंश है। शुंग
जो कह सकते हैं वंश है, उस टाइम में मनुस्मृति की रचना होती है। मनुस्मृति में चारों वर्णों और जातियों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति यूरोपीय भाषा शास्त्रियों द्वारा अध्ययन किए गए पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक थी। यूरोपियों ने भी इसका अध्ययन किया था भारतीय समाज व्यवस्था को समझने के लिए। इसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है। और इसका जो संस्करण था, मतलब विलियम जोन्स के द्वारा जो इसको ट्रांसलेट किया गया था, इसका एडिशन 1794 में पब्लिश हुआ था। एक ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति को 12 अध्यायों या पाठों और पाठ से निकलने वाले 4 व्यापक विषयों में विभाजित किया गया है। और ये 4 व्यापक विषय कौन कौन से हैं? संसार की रचना, धर्म की स्रोत, 4 सामाजिक वर्गों का धर्म और कर्म का नियम, और चौथा है पुनर्जन्म और अंतिम मुक्ति। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन प्राप्ति के 7 साधन बताए गए हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे या जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन पर रखता हूँ, तो मैं ये सोच करके रखता हूँ या ये देख करके रखता हूँ कि जैसे मान कर चलिए मनुस्मृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं ये सर्च करता हूँ कि मनुस्मृति से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न अब तक बने हैं या किस किस तथ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया, तो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में रखने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो मनुस्मृति में पुरुषों के लिए कितने साधन बताए गए हैं? धन प्राप्ति के 7 साधन बताए गए हैं, जबकि महिलाओं के लिए धन प्राप्ति के 6 साधन बताए गए हैं। ठीक है। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर्ष के दरबार में जब वेनसांग आया था तो ये किसी का दूत नहीं था, सबसे पहली चीज़ है। ठीक है, किसी राजा के दूत के रूप में नहीं आया था, इसको बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था, इस वजह से इसका भारत आगमन हुआ था। तो वेनसांग, या इसको कहीं कहीं पर जुआन जेंग भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, याद रखना है। वेनसांग या जुआन जेंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा करी थी। ठीक है, तो इनका जो यात्रा अवधि है 629 से 645, 629 में आए और 645 में चले गए। वेनसांग ने ताई सुंग शासक के समय भारत के लिए प्रस्थान किया था। तो जिस टाइम पर वेनसांग भारत आया था, तो उस टाइम पर चाइना में जो मानी जिसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ये रहता था, तो उस राजा का नाम ताईसुंग था। वह हर्ष को महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में प्रेजेंट करता है। मतलब हर्ष की जो कह सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का अनुयायी था। ऐसा जो है वेनसांग ने अपने जो भी ग्रंथ लिखे हैं या जो भी जानकारी उसके द्वारा दी गई है उसमें ये बताया गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में कान्यकुब्ज में बौद्ध सभा का भव्य वर्णन किया है। वेनसांग ने वर्णन किया है। कान्यकुब्ज यानी कन्नौज को कान्यकुब्ज कहा जाता था। तो कन्नौज में जो है बौद्ध सभा हर्षवर्धन के समय में आयोजित की गई थी, ऐसा वेनसांग ने बताया है। उसने भारत की यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था। ये कई बार पूछा गया है कि सीयू की किसका ग्रंथ है, तो ये वेनसांग का ग्रंथ है, और वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वेनसांग ने अपने यात्रा अनुभव को एक पुस्तक का रूप दिया। इस पुस्तक का नाम है अ रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन। ठीक है, इसमें इसका जो है वेनसांग का जो भी यात्रा वृत्तांत है वो संकलित है। भारत में किसी दूत के रूप में नहीं आया था, बल्कि बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अकबरनामा किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फजल ने। और अकबरनामा या अबुल फजल से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रीवियस पेपर जब तक मैंने कराया आपको 15 पेपर जो मैंने कराया उसमें इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो जिनके नीचे मैं ये लिख रहा हूँ कि इसकी व्याख्या पूर्व में दी जा चुकी, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। तो अगर आपने अभी तक के जो 15 पेपर हैं वो देखे होंगे, तो आपको इस बात का अनुमान लग चुका होगा कि प्रश्नों का रिपीटिशन होता है। ये मतलब मजाक की बात नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये सीरीज़ अगर आप कर रहे हैं, तो जब आप आर देंगे या आप यूपीपीसीएस का प्री दे रहे होंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी सीरीज़ से डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में से देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस का रिपीटिशन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त है या जितनी भी बंदोबस्त की जितनी भी प्रक्रिया थी, उन सभी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में पिछले पेपर्स में बता रखा है। तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ भी चुका होगा पहले। ठीक है, तो किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ किया गया था। व्याख्या हम पहले इसकी देख चुके हैं। लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से। अब इसके बारे में जानते हैं। 1834 में थॉमस बबिंगटन मैकाले, इसका पूरा नाम था, ये भारतीय परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आया था। इसने 2 फरवरी 1835 को
कोलकाता में दिए गए अपने भारतीय शिक्षा पर मिनट, मिनट का मतलब क्या होता है, स्मरण पत्र, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा पर, इंडियन एजुकेशन पर इसने एक स्मरण पत्र दिया था, एक टाइटल दिया था और अपना एक नीति प्रस्ताव तैयार किया था। लॉर्ड मैकाले के भारतीय शिक्षा पर मिनट या भारतीय शिक्षा पर स्मरण पत्र के अनुसार साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से था, न कि संस्कृत या अरबी या फारसी साहित्य से। मतलब ये मानता था कि अगर कोई लिटरेचर एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में तो वो इंग्लिश लिटरेचर है, ना तो कोई हिंदी लिटरेचर है, ना कोई संस्कृत लिटरेचर है, ना कोई फारसी साहित्य है, सबसे ऊपर ये इंग्लिश लिटरेचर को मानता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा का माध्यम जो है, मीडियम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। मैकाले का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना नहीं था। वो ये नहीं चाहता था कि दुनिया के या भारत के जो लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। वो एक थ्योरी में विश्वास करता था जिसको बोला जाता था इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जिसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो समाज के सभी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। शिक्षा केवल समाज के उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए, ठीक है। और निचला वर्ग जो है उस तक एजुकेशन कैसे आनी चाहिए, छन छन के आनी चाहिए। मतलब हम जो है एजुकेशन किसको देने में बिलीव करते हैं, हम उच्च वर्ग को एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फिर उच्च वर्ग से जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, मतलब छन छन के एजुकेशन आनी चाहिए। इसको इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा था मैकाले के बारे में, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और ये आज़ादी तक ब्रिटिश भारतीय शिक्षा नीति की आधारशिला भी बनी थी और उसके बाद भी काफ़ी हद तक लागू रही थी। 1833 के चार्टर की धारा 53 के अनुसार जो बताया गया है उसमें ये कहा गया कि भारत में पहला विधि आयोग 1834 में नियुक्त किया गया था। तो ये 1834 में जो पहला विधि आयोग नियुक्त किया गया था ये लॉर्ड मैकाले के समय में नियुक्त किया गया था, पूछा गया है, याद रखेंगे। इस आयोग में अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले और 4 सदस्य जिनके नाम हैं C.H. कैमरून, J.M. मैक्लियोड, G.W. एंडरसन और F. मिलेट, ये 4 सदस्य इसमें शामिल थे। पहले 3 सदस्यों ने क्रमशः मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसको रिप्रेजेंट किया था। परिणाम स्वरूप एक नागरिक प्रक्रिया संहिता, ये मैकाले के समय की ही घटनाओं के बारे में बात चल रही है, अभी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, इसके अलावा मैकाले ने और क्या क्या किया। इसके समय में ही एक नागरिक प्रक्रिया संहिता 1859 में, एक भारतीय दंड संहिता जिसको IPC आप कहते हैं, इंडियन पीनल कोड 1860 में। इसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जिसको कहते हैं, 1861 में, ये मैकाले के टाइम में ही तैयार की गई थी। इन संहिताबद्ध कानूनों ने शासकों के धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का काम किया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इनकी जो तिथि है वो लिख रखी है और डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, 15 पेपर अब तक हो चुके हैं, बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। 15 पेपर हो चुके हैं तो आप ये मान करके चलेंगे लगभग 1500 क्वेश्चन तो सीधे सीधे होंगे ही। एक पेपर में 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो कोई कोई पेपर ऐसा भी है जिसमें 100 से ज़्यादा भी प्रश्न है, तो आप ये मानेंगे 1600-1700 प्रश्न अब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू करा चुका हूँ, ठीक है। तो अमृतसर की घटना यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसी के वजह से जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था 1921 में। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील का काम करेगा? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और ये कब किया गया था? जब साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध में जो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो इन पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया था, जिस वजह से इनको गंभीर चोटें आई थी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी साइमन कमीशन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं पहले दे चुका हूँ, ठीक है। तो लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज का आदेश देने वाला ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, लाहौर का पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी। काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कम से कम 15 पेपर हैं तो कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पहले बता भी दिया है। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने जन्म लिया था। आगा खान इसके पहले अध्यक्ष थे। पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खान।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बनाने का प्रस्ताव नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा पारित किया गया था और हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जफ़र अली द्वारा इसका समर्थन किया गया था। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन द्वारा जो है इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ था 29 दिसंबर 1907 को, कहाँ पे, कराची में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अदमजी पीर भाई ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। इसके बारे में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। पुनः 1939 में त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी के द्वारा जो समर्थन दिया गया था पट्टाभी सीतारमैया को, उनके बीच में मतदान हुआ था। और क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को 1377 वोटों के मुकाबले 1580 वोटों से पराजित कर दिया था। लेकिन जब ये कार्यकारिणी का गठन कर रहे थे, अपनी परिषद का गठन कर रहे थे, तो उसके गठन पर कहीं ना कहीं इनके और गांधी जी के बीच में थोड़ा सा विवाद हो जाता है और इसी विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1932 के पूना समझौते के साथ में किसका संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था। और पूना समझौते में क्या क्या चीज़ें हुई थी वो मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूँ यहाँ पर, और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत नहीं है, सॉरी, पंचाट लिखिएगा इसको, सांप्रदायिक पंचाट इसको कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड, या फिर इसको सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने इसकी घोषणा की थी। इसके तहत कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं कि प्रत्येक जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसके लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जिसमें सदस्यों का चुनाव अलग निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। तो आपको पता है कि मुसलमान और सिख ये तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे, और ये नया कानून जो लाया गया था इसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक बनाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं मंशा ये थी कि क्योंकि दलित वर्ग हिंदू वर्ग का ही एक हिस्सा है, तो इनको भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दे दी जाए, जिससे कि हिंदू धर्म से ये भी चीज़ें जो है अलग हो जाए, मतलब इसको भी अलग करने का प्रयास किया गया। इस घोषणा के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया था। ये कब किया था उन्होंने? 20 सितंबर 1932 को, जो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के अनुयायियों के बीच हुए पुणे समझौते के बाद में समाप्त हुआ था। तो जो आमरण अनशन किया गया था यरवदा जेल में, वो किसके विरोध में था? इसी अलग से जो दलितों के लिए अलग से जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करी जा रही थी सांप्रदायिक अधिनिर्णय के तहत, इसी के विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। बाद में फिर जो है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। इस समझौते के तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल जो थे वो समाप्त कर दिए गए थे। अब यहाँ से जो चीज़ बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछी गई है। ठीक है, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी पहले, उसको बढ़ा करके 147 कर दिया गया था इस समझौते के बाद में। इसके साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था? ये पूछा गया क्वेश्चन है। 18% उसमें वृद्धि की गई थी। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। और इस समय की जो अन्य महत्वपूर्ण किताबें थी उनके बारे में भी जान लीजिए। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, ये किसने लिखी है? एनी बेसेंट ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद्र के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफ़ीक ज़कारिया ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज, ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ या भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, ये कथन किसका है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्टैफर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम था सरोजनी नायडू, ये कानपुर अधिवेशन 1928 में अध्यक्ष बनी थी। और कांग्रेस की तीसरी और अंतिम महिला अध्यक्ष का नाम था नलिनी सेनगुप्ता, ये कोलकाता अधिवेशन 1933 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो यहाँ पर टर्म पर याद रखना है आपको, जन आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, और वैसे जनरली क्या होता है, इसी तरह के क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होती है
तो यहाँ से आप देखेंगे तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करा गया था वो नील आंदोलन में करा गया था, लेकिन ये जो है जन आंदोलन नहीं था, ये किसी एक स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड था। अब यहाँ पर देखेंगे जन आंदोलन की बात करेंगे तो एक बड़े लेवल पर और एक कह सकते हैं देश भर में जो एक जन आंदोलन की लहर आई थी वो असहयोग आंदोलन से आई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जन आंदोलन की बात हो रही है, नील आंदोलन नहीं आएगा, असहयोग आंदोलन आएगा। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वैसे 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। 3 कट्ठिया पद्धति के विरुद्ध किया गया ये आंदोलन गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, लेकिन इसको जन आंदोलन का नाम नहीं दिया जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। नमक आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, जो कि ऑप्शंस में दे रखे हैं, 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल। इनके बारे में काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं, कम से कम 5 से 6 बार अब तक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 20वां क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे पिछले ही पेपर्स में पूछा गया था उसी तरीके से इसमें पूछा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। कथन है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और कारण दे रखा है कि भारत का जो संविधान है ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो कथन कारण दोनों से ही है और कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार अब तक आ चुका है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है, विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पहले इसको मूल अधिकार माना जाता था। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या था? एक मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 31 में किया गया था। लेकिन संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1978 में, 44वां। उसके द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 1(6) और अनुच्छेद 31 इनको सभी को समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। और संपत्ति का जो अधिकार था इसको कहाँ पर पहुँचा दिया गया? भाग 12 में। और किस आर्टिकल के तहत इसको जोड़ा गया, किस अनुच्छेद के तहत इसको जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 क के तहत। ठीक है, तो पहले ये किस आर्टिकल में था ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 19(1)(च). इस आर्टिकल में ये पहले दिया गया था, मौलिक अधिकार था, वहाँ से निकाल करके इसको भाग 12 में लाया गया और किस अनुच्छेद के साथ में जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 क के साथ जोड़ा गया। और इसमें यह व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार न होकर के कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनको अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया जाए जैसा कि भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, तो कोई भी आकर के यहाँ पे भाषण देने लग जाएगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को नहीं है। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो भारतीय लोगों को मिले हुए हैं, भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। इसके साथ साथ भारतीय नागरिकों के अलावा ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो वो यहाँ पर डिटेल में दिए जा रहे हैं। देखिए, भारत में कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध कराए गए हैं, कोई विदेशी इन मूल अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। तो ऐसे मूल अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वो ये हैं। अनुच्छेद 15, इसमें क्या बताया गया है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध नहीं किया जाएगा, वो निषेध किया जाएगा। और यहाँ पर अनुच्छेद 16 में देखेंगे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब जॉब्स वगैरह जो होती हैं सभी को समान अवसर उसमें मिलेगा। आर्टिकल 19 में मतलब बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? राइट टू एक्सप्रेस। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो दी गई है वो 19 में दी गई है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्ग जो है, माइनॉरिटी जो है, उनके हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, मतलब जो भी माइनॉरिटी वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं, उनको एक तरह से कह सकते हैं, उनको चला सकते हैं। ये आर्टिकल 30। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया? विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने जो है ये सभी लोग जो है वो समान हैं। तो यहाँ से ये वाले जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, पहला वाला था वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अब यहाँ से आप देखेंगे 14 पे से 14 हो गया, 20, 21 या आपका 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे जो अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 14 में है कि आपका कानून है, कानून के सामने सभी लोग समान रहेंगे, तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 में के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण बताया गया है, तो ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 क में है
राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करते हैं। 25, 26, 27, 28 ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब ये नहीं कि कोई विदेशी भारत में आ जाएगा तो उसको ज़बरदस्ती हिंदू बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो उसका जो धर्म है उस धर्म के आधार पर उसको फॉलो कर सकता है, उसको मान सकता है। तो ये जो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। तो किस तरीके से हटाया जाएगा? यदि लोकसभा जो है इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित कर दे। अनुच्छेद 94 ग में इसके बारे में बताया गया है। 94 ग के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से हटाया जा सकता है, लेकिन इस आशय की सूचना या इस बात की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व उसको दिया जाना आवश्यक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, व्याख्या इसकी हम पूरे पढ़ चुके हैं। पूरा जो भी विधेयक होते हैं, कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक है, कौन सा वित्त विधेयक है, धन विधेयक वित्त विधेयक होता है कि नहीं होता है, या वित्त विधेयक धन विधेयक होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि धन विधेयक, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है और धन विधेयक को लोकसभा में ही जो है लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। और वित्त आयोग के बारे में भी जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको पिछले पेपर्स में मिल जाएगी, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं। शुक्र जो है सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती, सूर्य के निकट दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद में सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। और शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% तक होती है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट या विषुवत रेखा के निकट जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने के कारण वर्ष भर होने वाली सामान्य वर्षा के कारण सदाबहार वनों का जो है व्यापक विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वर्षा भी जो है होती रहती है, इस वजह से इस तरीके के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो वन है ये विश्व के 3 बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कौन कौन से 3 बड़े क्षेत्र हैं? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया। अमेजन बेसिन के किस किस क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है आपका ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेंजुएला, सूरीनाम। ये क्षेत्र जो है अमेजन बेसिन के अंतर्गत आते हैं। कांगो बेसिन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यहाँ पे आप देखेंगे तो कांगो गणतंत्र आ जाता है, कैमरून आ जाता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ जाता है, CAR जिसको संक्षेप में हम बोलते हैं, गैबन आ जाता है, इक्वेटोरियल गिनी आ जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के क्षेत्र जो है वो कांगो बेसिन के अंतर्गत आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और न्यू गिनी के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो पाए जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो तटरेखा है वो सबसे बड़ी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, जो कि 1214.7 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा ऑप्शन में जो अन्य स्टेट्स दे रखे हैं, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसमें देखेंगे तो तमिलनाडु की तटरेखा 906 किलोमीटर के आसपास है, महाराष्ट्र की तटरेखा 652.6 किलोमीटर लंबी है और केरल की जो तटरेखा है वो 569.7 किलोमीटर लंबी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो तराई का मैदान इसको कहा जाता है। और जैसे आपने यूपी वाली सीरीज़ देखी होगी तो बाम्बर क्या होता है, तराई क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और वैसे देखेंगे तो उप हिमालय क्षेत्र के जो सबसे दक्षिण का वाला भाग है वो भाम्बर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तराई और जो है भाम्बर, है ना, तो कभी देख के कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन वहाँ पर एक टर्म और दिया गया है क्वेश्चन में, उसको आप देखेंगे समतल मैदान। तो भाम्बर जो है वो समतल मैदान नहीं है, ऊबड़ खाबड़ जो है कंकड़ पत्थर वाला एरिया है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन भाम्बर नहीं होगा, तराई होगा। तराई कैसा है? समतल मैदान है। शिवालिक अर्थात निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी भी इसी को माना जाता है।
ये पंजाब में पोतवार बेसिन से स्टार्ट होती है और पूर्व की ओर कोसी नदी तक इसका विस्तार है। ये आगे मध्य हिमालय के साथ में संबद्ध हो गई है। भाबर प्रदेश शिवालय की तलहटी में सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक अविच्छिन्न रूप में मिलता है। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर के आसपास है। तराई का प्रदेश जो है भाबर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी के रूप में तराई प्रदेश को देखा जाता है। यहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता और वर्षा के कारण प्राय दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है। तराई क्षेत्र एक समतल मैदान है तथा यह प्रदेश घने वनों का प्रदेश है और जैव विविधता के विशाल भंडार के रूप में भी इसे देखा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी श्रेणी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है और नर्मदा ताप्ती नदियों से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, वो हम पिछले पेपर्स में देख चुके हैं, यानी इसकी व्याख्या भी हम पहले पढ़ चुके हैं। भारत में जूट का सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस स्टेट में है, तो आपको पता है पश्चिम बंगाल राज्य में है जूट का। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य 3 राज्यों के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आता है आपका वेस्ट बंगाल, इसके बाद में असम और तीसरे स्थान पर आता है आपका बिहार। केसर की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे होती है, तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर जो है उगाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर के पास की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति लगातार नष्ट हो रही है, मृत हो रही है, क्यों हो रही है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण नष्ट हो रही है, भूमंडलीय ऊष्मन के कारण नष्ट हो रही है। देखिए, प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं ये अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतः सागरीय स्थलाकृतियाँ होती हैं, जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है? मूंगा या कोरल पॉलिप नामक एक समुद्री जीव है, उसी के अस्थि पंजरों से इसका निर्माण होता है। ये चूना प्रधान चट्टानें हैं, तो एक प्रकार की चट्टानें टाइप की ये बन जाती हैं जिसमें चूने की जो है अधिकता पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण उष्णकटिबंधीय सागरों में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में अंतः सागरीय चबूतरों के रूप में होता है। इसके समुचित विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत टेम्परेचर चाहिए और 25 से 30% औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। यानी समुद्र में जो लवणता है, आपको पता है एक ही तरह की लवणता पूरे समुद्र में नहीं पाई जाती, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लवणता देखने को मिलती है। तो जो सागर है उसकी औसत जो लवणता है वो 25 से 30% के आसपास होनी चाहिए। किसके लिए? ये जो शैवाल, ये जो आपके प्रवाल द्वीप हैं इनके वृद्धि के लिए या प्रवाल द्वीपों के अस्तित्व के लिए। प्रवाल जीवों का जुजेंथले नामक सूक्ष्मदर्शी शैवालों से सहजीवी संबंध पाया जाता है जब तापमान वृद्धि होती है, एल नीनो परिघटना होती है। एल नीनो परिघटना क्या होती है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस का। मेंस में एक आध साल जाती है, मतलब एक आधी साल ऐसी होगी मेंस के पेपर्स में जब एल नीनो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा था। आपने मेरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की अगर सीरीज़ देखी होगी तो उन लोगों को पता होगा कि एल नीनो परिघटना क्या होती है, उसमें मैंने काफ़ी विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है एल नीनो परिघटना होती है, अवसाद या गाद जमा होने, समुद्री प्रदूषण फैलता है, प्रवालों में संक्रामक रोग होता है। तो जो जुजेंथेले शैवाल होते हैं जिनका सहजीवी संबंध पाया जाता है प्रवाल से, तो ये जो हैं वो समाप्त होने लगते हैं या इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो बाधित होने लगती है। तो शैवाल जो हैं वो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं और इस घटना को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। कथन है भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है और कारण क्या दे रखा है कि भारत में चाय की खपत बहुत कम है। तो देखिए ये सही बात है कि भारत में चाय का ठीक ठाक उत्पादन होता है और भारत जो है चाय का निर्यात भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये कथन भी सत्य है कि भारत में चाय की सबसे ज़्यादा खपत भी होती है, सबसे ज़्यादा खपत वाला देश भी है भारत, है ना। और ये कारण आपका कह रहा है कि भारत में चाय की खपत बहुत कम है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ से। भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है असम, दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। और देशों में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन चाइना में होता है, उसके बाद में दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान केन्या का है। नमक नदी घाटी परियोजना के किस एक का लाभ जो है एक से अधिक राज्य को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि कौन सी नदी घाटी परियोजना का लाभ एक से ज़्यादा राज्यों को नहीं मिलता है। तो एक से ज़्यादा राज्यों को हीराकुंड परियोजना जो है ये लाभ नहीं पहुँचाती है। बाकी की जो तीनों दे रखी हैं, चाहे चंबल घाटी परियोजना हो, चाहे मयूराक्षी परियोजना हो, चाहे शरावती परियोजना हो, इनका लाभ जो है एक से ज़्यादा स्टेट्स उठाते हैं। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर शहर के करीब है। संबलपुर को उड़ीसा का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ये भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसने 1957 में अपना परिचालन स्टार्ट किया था, मतलब इसने काम करना 1957 से शुरू किया था। और यहाँ पर देखेंगे चंबल घाटी परियोजना के बारे में, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है जिसकी शुरुआत
1954 में चंबल नदी पर की गई थी, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। मयूराक्षी परियोजना ये अम्बा नदी पर है, इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। शरावती जल विद्युत परियोजना ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी के गरसोप्पा जोग जलप्रपात पर स्थित है। जादूगुड़ा की जो खाने हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। सिंह भूमि थ्रस्ट बेल्ट जो कि झारखंड राज्य में है, तो यहीं पर जादूगुड़ा की खाने हैं। 1951 में देश में खोजा जाने वाला ये पहला यूरेनियम भंडार था। जादूगुड़ा देश की पहली खदान है जो व्यावसायिक स्तर पर, ठीक है, यूरेनियम अयस्क का उत्पादन करती है। और इसमें जो खनन कार्य यानी यूरेनियम की निकासी जो प्रारंभ हुई थी वो 1967-68 से स्टार्ट हुई थी। ये देश की सबसे गहरी परिचालन वाली भूमिगत खदान भी मानी जाती है। इसकी गहराई लगभग 3000 फीट है, जो देश में सबसे गहरी खदानों में से एक है। भारत में यूरेनियम की अन्य खदानों की बात करें तो तुरामडीह यूरेनियम खान, ये आपकी झारखंड में है। भटीन ये भी झारखंड में है। बगजाता ये भी झारखंड में है। तो मालपल्ले यूरेनियम खदान ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो ये सभी क्या है? यूरेनियम की प्रमुख खदानें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कांडला बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई हो गया, पारादीप, ये तीनों जो हैं ये प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और जितने भी बंदरगाह हैं प्राकृतिक कौन है, ज्वारी बंदरगाह कौन है, जो भी बंदरगाहों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पिछले पेपर्स में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बता चुका हूँ। तो व्याख्या इस प्रश्न की भी पहले हम देख चुके हैं। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? बहुत ही फेवरेट और कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है पीसीएस में। 1921 को जो है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में एक महान विभाजक वर्ष के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है वो यहाँ पर देखेंगे। 1911 से 1921 का जो दशक था, 10 साल थे, इनमें जनसंख्या में ह्रास की स्थिति देखी गई थी, मतलब ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी -0.31% की। और इसका कारण क्या था कि इस टाइम पर अकाल की स्थितियाँ देखी गई, महामारियों का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर जो थी वो लोगों में ज़्यादा हो गई थी। 1921 के बाद में देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि जो है स्टार्ट होती है। इसलिए 1921 को जनसंख्या के इतिहास में एक महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के रूप में जाना जाता है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक कब हुई थी? तो ये 1961 से 71 के दशक में हुई थी, 24.80%। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में नगरीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है कम हुई हैं, दोनों में जो है ह्रास देखा गया है नगरीकरण से, ये आपको याद रखना है। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात हो रही है, तो ये प्रतिशत में किस समयावधि में पाई गई थी? तो ये जो है 1971 से 1981 के बीच में 46.14% की दशकीय वृद्धि देखी गई थी। ये ओवरऑल दशकीय वृद्धि की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1961 से 71 के दशक में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक थी 24.80%, लेकिन ये ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहा है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो नगरीय जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है। तो ये नगरीय जनसंख्या की जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि थी 1971 से 81 के बीच में थी, 46.14%। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कदम जो है वो है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है उसको कम करना। यहाँ पर कम करने की जगह पर ऐसे भी लिखा जा सकता था कि प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है वो एक इस तरीके से करना है हमको कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो रिसोर्सेज हैं वो बची रहें। मतलब जो बेवजह का दोहन है वो प्राकृतिक संसाधनों का नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम यूज़ करेंगे तो ये जो है हमारा जो मानवीय जनसंख्या है उसके या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या आने वाली हमारी पीढ़ी है उसके लिए जो है जीवन यापन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर हम अपने संसाधनों का जो वर्तमान में हमारे पास मौजूद है उनका ठीक तरीके से प्रयोग करेंगे। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा जो जनजातीय जनसंख्या है वो कौन कौन से स्टेट्स में है? तो ग्रुप दे रखे हैं स्टेट्स के, यहाँ पर देखें असम, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसमें से देखेंगे तो इन 2 स्टेट्स में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक जनजातीय संख्या पाई जाती है। और वैसे देखेंगे तो स्टेट्स में मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जनजातीय जनसंख्या देखने को मिलती है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या है 10,42,81,034, जो देश की कुल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। इसको याद रखना है, ठीक है। भारत में जो जनजातीय जनसंख्या है
2011 की जनगणना के अनुसार वो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? एमपी में पाई जाती हैं। भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो ये 9% से नीचे है। अब जो इस तरीके का डेटा है, बेशक पेपर पुराना आपको कराया जा रहा है, लेकिन इस तरीके का डेटा या उत्पादन से जुड़े हुए जो भी स्टेट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, माइनिंग प्रोडक्शन हो गया, खान से जुड़ी हुई जो डाटा है वो हो गया, है ना। तो इस तरीके की जैसे ये जो अशोधित मृत्यु दर, तो ये बिल्कुल अपडेटेड करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि पुराना पेपर कराया जा रहा है तो ये पुरानी चीज़ें होंगी, नहीं, ये बिल्कुल अपडेटेड है आज की डेट के हिसाब से। आज जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, इस पेपर को आप देख रहे हैं, तो आज के हिसाब से जो डेटा है वो बिल्कुल आज तक का अपडेटेड है। तो भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर जो है वो 9% के नीचे है। अब यहाँ पे देखते हैं अशोधित मृत्यु दर, जिसको हम बोलते हैं CDR यानी क्रूड डेथ रेट। ये क्या होती है? CDR प्रति वर्ष प्रति 1000 की आबादी पर मरने वाले लोगों की संख्या को कहा जाता है। और वर्तमान में यहाँ पर देखेंगे अशोधित मृत्यु दर 2023 में, तो 2023 में जो डेथ रेट है वो 7.416 है। और यहाँ पर ग्रोथ रेट देखेंगे, यानी 2022 के सापेक्ष जो ग्रोथ रेट है इसमें 0.490% की है। वैसे आपको 2023 का ही याद रखना है, लेकिन मैंने पिछले 4 वर्षों का आपको निकाल करके यहाँ पे दे रखा है। 2023 का ही आप याद रखेंगे, ठीक है। 2022 में ये कितनी थी? ये 7.380 थी। और इसमें कितने की वृद्धि हुई थी? यहाँ से आप देखेंगे 2022 से कितना दे रखा है? 2022 का दे रखा है 7.380% की डेथ रेट, मृत्यु दर। तो 23 में कितनी हो गई? ये 7.416% हो गई। तो इसमें जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? वृद्धि हुई, यहाँ से आप देखेंगे 0.490% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2021 में, तो 2021 में कितनी थी? ये 7.344 थी। और इसमें भी वृद्धि कितनी हुई थी? इसमें वृद्धि हुई थी कितने की? आपकी 0.480% की वृद्धि हुई थी। तो ये चाहे 2022 की बात करें, 21 की बात करें, 20 की बात करें, ये आपको याद नहीं रखनी है, आपके काम की भी नहीं है। आपको याद रखना है बस 2023 में जो है CDR कितना है। अगला प्रश्न है ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो है ये कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो है ये दक्षिण अफ्रीका का एक उच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली गई है। पूर्वी उच्च भाग ड्राकेंस भाग पर्वत कहलाता है। मतलब इसी उच्च पठार का जो पूर्वी हिस्सा है उसी को ड्राकेंसबर्ग पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये वॉल और ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल भी है, यहीं से वॉल और ऑरेंज नदी निकलती है। किम्बरले जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा की खानों के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले। दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खानें किम्बरले में पाई जाती हैं। किम्बरले डायमंड माइंस को बिग होल के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी केप की राजधानी है और दक्षिण अफ्रीका की 5 बड़ी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें से 2 नदियां ऑरेंज और वॉल भी हैं। डोनबास क्षेत्र जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए जाना जाता है, डोनबास क्षेत्र। और इसको डोनिस्ड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो डोनिस्ड बेसिन आ जाए या डोनबास आ जाए, एक ही चीज़ है। और यह कोयले का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जो कहाँ पे है? यूक्रेन में है। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, राजधानियाँ हैं, देश हैं। अम्मान की राजधानी है, ये इधर राजधानी है और ये इधर देश है। तो यहाँ पर देखेंगे जॉर्डन की राजधानी है आपकी अम्मान, और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। यमन की राजधानी सनाया है और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उनसे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको पहले दी जा चुकी है। तो यहाँ पर चाहे कोई सी पंचवर्षीय योजना हो या पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। 15 पेपर जो अब तक हो चुके हैं उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जा चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो कृषि से क्या होता है, जो नेशनल इनकम है उसमें भी कंट्रीब्यूशन होता है, रोजगार भी मिलता है। औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि आवश्यक है, क्योंकि औद्योगिक जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है रॉ मटेरियल या कच्चा माल भी कृषि से प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जो है कृषि का कंट्रीब्यूशन होता है। खाद्यान्नों की आपूर्ति भी कृषि के द्वारा ही की जाती है। तो ये उपयुक्त सभी जो है इसमें ऑप्शन हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का पहला मापन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, और क्योंकि 100 क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो 50 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपको बाद में मिल जाएगा। ये 50 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गए। दूसरे पार्ट में बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचेंगे उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये आज का सेशन यहीं तक, और आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में या नीडी लोग जो भी हैं उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।